तो ये ऑलरेडी एच एन सन्याल कमेटी बनी थी 1961 में, जिसने 63 में रिकमेंडेशन दिया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया जाए और उसमें मेजर से जुडिशरी का ही रहे। तो उसी को, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो जा रहा है। सेकंड ऑप्शन है कि कंटेम्प्ट ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्पावर्ड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल है। आर्टिकल अगर सुप्रीम कोर्ट का देखें तो आर्टिकल 129 है, फिर से वैसे ही हाई कोर्ट का देखें तो 215 है, तो इसलिए सेकंड भी सही हो जाती है। फिर से थर्ड ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड, तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कहीं डिफाइन किया गया है, नहीं क्लासिफाई किया गया कि कंटेम्प्ट क्रिमिनल है या सिविल है, तो इसलिए ये थर्ड ऑप्शन गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन है कि पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर है फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, रिगार्डिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि इसी पावर को यूज करके हम पार्लियामेंट ने बनाया हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो 61 का है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे है क्वेश्चन की गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एंड लीगल फॉर्म्स आर रिकॉग्नाइज एज एडवोकेट, तो ये ऑप्शन सही है कि इन्हीं लोगों को दो को एज ए एडवोकेट रिकॉग्नाइज किया जाता है, जो लेकिन कॉर्पोरेट जो लॉयर हैं या पेटेंट अटॉर्नी हैं इनको एडवोकेट नहीं माना जाता है। इस एडवोकेट रिकॉग्निशन का काम जो करता है ना, वो बार काउंसिल में रजिस्टर करना पड़ता है। ये लोग वो प्रोफेशनल हैं जो एडवोकेट जो कोर्ट ऑफ लॉ में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट जो लॉयर्स हैं या पेटेंट अटॉर्नी हैं ये लीगल सेंस में एडवाइस देते हैं अपने कॉर्पोरेट हाउसेस को, और ये डायरेक्ट मतलब ये एक तरह से एम्प्लॉई होते हैं उन्हीं के, तो ये किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एक तो अपीयर नहीं होते हैं, ये जनरली बार काउंसिल से रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। सेकंड ऑप्शन है कि बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल रिलेटेड टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्नाइज द रिकग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज, तो ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि ये काम बार काउंसिल ही करता है स्टेट लेवल पे भी, और सेंट्रल लेवल का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये बार काउंसिल जो स्टेट बार काउंसिल है उसको एक तरह से लीडरशिप का भी काम करता है, उसको रेगुलेट भी करता है। सर्टेन डिसिप्लिनरी जो एक्शंस हैं ना, डिसिप्लिन उसमें जो मेंटेन करना है वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही करता है, तो ये इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था और इसके लिए चूँकि लीगल टर्म यूज कर रहा है जो नॉर्मली पॉलिटी के बुक्स में नहीं रहते हैं, लक्ष्मीकांत और सब में, तो अभी मैं भी श्योर नहीं हूँ, मतलब ये तो जो अभी तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है उसी बेसिस पे बता रहा हूँ। आगे अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या होता है और लोग क्या निकालते हैं। अब 23rd नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग कि बिल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आता है उसके लिए क्या प्रायर परमिशन की जरूरत पड़ती है प्रेसिडेंट का, तो ये ऑप्शन गलत है कि अच्छा कोई ऐसा प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होती है। तो अगर जैसे हम फर्स्ट ऑप्शन देख लें तो अगर वो ऐसा हो गया तो फिर से हम सीधे बी पे आ जाएंगे, क्योंकि ये सीधे यहाँ पे क्वेश्चन ही है कि करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, दो में से एटलीस्ट दो सही हैं इसमें से, तीन में से, तो एक पहला ही गलत है, तो इसलिए बी पे आ जाएंगे। अब अगर इसमें अगर और डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जो बिल की कोई भी मेंबर लोकसभा का या राज्यसभा का वो इसको इंट्रोड्यूस करता है, ये गवर्नमेंट बिल नहीं होती है। नॉर्मली गवर्नमेंट बिल के लिए ही प्रेसिडेंट का एसेंट की जरूरत पड़ता है, सर्टेन गवर्नमेंट बिल के, लाइक आर्टिकल 3 में अगर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करना चाह रहे हैं या जो मनी बिल होती है तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि अच्छा प्रेसिडेंट इज बाउंड ऑब्लिगेटरी, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज और हर एसेंट, अगर बिल पास हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसको दिया प्रेसिडेंट के पास गया तो उसकी वो बाउंड है, तो ये सही है। एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन बाद में उसको अमेंड करके हम 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये मैंडेटरी कर दिए। उसके बाद थर्ड है कि अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट पास बाई बोथ हाउस बाई स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक्चुअली दोनों हाउस को 2/3 में ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और दैट शुड ऑल्सो बी नॉट मोर देन 50% ऑफ द स्ट्रेंथ, ये वाले मेजोरिटी से इसको पास करना होता है, तो इसलिए 23 में बी ऑप्शन हो गया। अब आते हैं 24th में, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासीफाई द मिनिस्टर, तो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि जो मिनिस्टर को क्लासीफाई कर रहा है, एक एक्ट है जिसके थ्रू मिनिस्टर को क्लासीफाई किया जाता है
प्राइम मिनिस्टर होता है, और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है और डिप्टी मिनिस्टर होता है। उसमें भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन दी यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर सेड नॉट एक्सीड 15%, तो ये ऑप्शन सही है। ये भी ओरिजिनली नहीं था, बाद में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ इसको हम अमेंड किए, और एक्चुअली ये रिलेटेड है अपना जो 85 में कॉन्स्टिट्यूशन 1985 में जो हम 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए थे ना, जो एंटी डिफेक्शन का था, उसी को फिर से हम 2003 में फर्दर अमेंड किए और उसमें ये वाला प्रोविज़न डाले। और ये अगर हम स्पेसिफिक आर्टिकल में अगर जाना चाह रहे हैं तो 75th आर्टिकल का 1A आर्टिकल है इसके लिए, तो इसलिए इसमें बी ऑप्शन सही हो जाता है 24 में 20। अब आते हैं 25 में। 25th वाला क्वेश्चन है कि एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। एक्चुअली सर्टेन पावर एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा इंजॉय करता है, वैसे ही कुछ पावर हैं बहुत लिमिटेड हैं जो राज्यसभा भी इंजॉय करता है। तो यहाँ पे लोकसभा के बारे में बात हो रही है। तो इमरजेंसी का एक्चुअली जो डिक्लेरेशन है ना, ये दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों को पास करना पड़ता है, तो इसलिए ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं हुआ। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल लोकसभा में ही पास होते हैं। अगर हम आर्टिकल 75 पढ़ें तो वहाँ पे ये होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो इसलिए ये उसी आर्टिकल से ये ड्राइव हुआ है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसी आर्टिकल को फुलफिल करने के लिए किया जाता है। तो ये सेकेंड ऑप्शन सही है और यहीं से बी हो गया। थर्ड है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपको सबको पता है कि अंडर आर्टिकल 61 दोनों जो लोकसभा है और राज्यसभा है, दोनों को 2/3 जो पूरा स्ट्रेंथ है ना, उसके 2/3 से पास करना पड़ता है सेपरेटली। तो इसलिए ये 3 नंबर कट गया, वो गलत है क्योंकि वो सेपरेट, वो स्पेशल पावर नहीं है, एक्सक्लूसिव पावर नहीं है लोकसभा का, वो दोनों के लिए वो ये पावर दोनों में लाई करता है। अब चलते हैं 26 विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया। तो अब एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये द लॉ स्पेसिफाइड द नॉमिनेटेड लेजिस्लेचर कैन नॉट ज्वाइंट। तो एक्चुअली कैन नॉट नहीं है, ये विद इन 6 मंथ जो नॉमिनेटेड हैं वो किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो चाहें तो इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम, तो ये सही है। लॉ में नई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं इसके रिगार्डिंग जो 10th शेड्यूल है उसमें कहीं पर भी ये नहीं प्रोवाइड किया गया है कि कितने टाइम के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो डिसीजन लेगा, तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी सही हो गया। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर ओनली ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें दो ऑप्शन हैं, दो की पॉइंट्स हैं, एक तो ओनली ऑफिसर और ये अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। एक्चुअली सॉलिसिटर जनरल का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे एक तो बात नहीं की गई है, और दूसरा चीज़ ये एज ए शैडो ऑफ अटॉर्नी जनरल वर्क करता है, और जहाँ जहाँ पर अटॉर्नी जनरल नहीं जा सकता वहाँ पे, तो इसको डायरेक्ट पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करने के लिए इसके पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि पार्लियामेंट्री मीटिंग को ये पार्टिसिपेट करे। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। ये अगर वैसे देखें मतलब जनरली क्या होता है, तो चूँकि इसको गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है अटॉर्नी जनरल को, और गवर्नमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए नॉर्मली जब गवर्नमेंट रिज़ाइन करती है तो वो भी अपना रेजिग्नेशन दे देता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल ये प्रोविज़न नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि अटॉर्नी जनरल इसका जो टेन्योर है वो जो प्रेसिडेंट है प्लेजर टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट के प्लेजर पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो इसमें डी आंसर होगा। तो 27 में डी हो गया। अब आते हैं हम लोग 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द रिट इशू बाय द कोर्ट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे है कि फर्स्ट ऑप्शन है कि जो मैंडमस है विल नॉट लाई अगेंस्ट द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात सही है कि अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं लाई जाती है, लेकिन अगर वही प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अगर गवर्नमेंट एज ए एक्सटेंडेड आर्म ऑफ गवर्नमेंट काम कर रहा है या पब्लिक ड्यूटी निभा रहा है तो फिर से ये उस पर मैंडमस लागू हो जाएगा। ये एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था रिगार्डिंग जो आर्टिकल 12 में बोलता है ना कि
क्या स्टेट का डिफिनीसन क्या है। तो उस स्टेट के डिफिनीसन में अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है और सब्सटेंशियली गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है, तो वहाँ पे वो स्टेट के डिफिनीसन में आ जाता है और उसी से ये ऑप्शन ड्राइव किया गया है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दाउ इट मे बी द गवर्नमेंट कंपनी। तो ये गलत है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो वो अंडर डिफिनीसन जो आर्टिकल 12 का जो डिफिनीसन है ना, उसमें वो गवर्नमेंट कंपनी आ जाती है, तो इसलिए ये गलत हो गया। फिर से एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यू वारंट। तो ये सही है। ये यहाँ पे ये कोई जरूरी नहीं है कि जो उससे डायरेक्ट प्रभावित हुआ है, बट कोई भी पब्लिक एस्पिरेटेड पर्सन कैन मूव कर जा सकता है कोर्ट में और जाकर मतलब ये पिटीशन डाल सकता है और क्यू वारंटो उसके अगेंस्ट इशू कर कोर्ट उसको अगेंस्ट क्यू वारंटो इशू कर सकता है। तो इसलिए इसमें राइट ऑप्शन सी हो गया 28 में सी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं जो कि बीच में आ गया। तो प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल, तो यहाँ पे कैसे इसको ऐसे क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे क्वेश्चन है मस्ट अडॉप्ट। तो ये मस्ट अडॉप्ट अब अभी आप अंदर देखेंगे ना, दूसरा वाला जो ऑप्शन अगर पढ़ेंगे, इट एज इट एम टू अचीव द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी द पार्ट ऑफ इट अल्टीमेटली। तो ये एक्चुअली ये दोनों एक्सट्रीम स्टेटमेंट है और इसलिए ये दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में आपके जो भी हेल्थ रिकॉर्ड हैं वो सब वहाँ पे रहेगा और जो जिस भी डॉक्टर से दिखा रहे हैं वो डॉक्टर हमेशा अपडेट कर सकता है और दूसरे जगह कहीं पे किसी स्टेट में जाके अपने विद इन इंडिया किसी भी स्टेट में अगर उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं तो दूसरा डॉक्टर एक्सेस कर सकता है। तो चूंकि ये यहाँ पे प्राइवेसी इशू आ जाता है, तो इसलिए कभी भी वो मस्ट वाली चीज़ नहीं होगी, वो मैंडेटरी नहीं कह सकता है, ऑप्शनल हो सकता है। तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन सीधे दिख रहे हैं कि ये गलत होंगे। थर्ड ऑप्शन सही है, इट हैज़ सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द इंडिया। तो ये सही है, तो ये बी हो गया, ठीक है। और वैसे भी इसका जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है ना, ये वॉलेंट्री है, मैंडेटरी नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब 30th क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज स्पीकर में फिक्स। तो ये सही है और अपने को पता है नॉर्मल बुक्स में भी लिखे हुए हैं कि जो स्पीकर का इलेक्शन होता है ना, उसका डेट प्रेसिडेंट फिक्स करता है और डिप्टी स्पीकर का जो है वो अपना स्पीकर फिक्स करता है। तो इसलिए ये सही हो गया। दूसरा है देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एज द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी या रूलिंग पार्टी। ये ऐसा कुछ मैंडेटरी पोजीशन तो ना बना सकते हैं, नहीं है, ठीक है। नॉर्मली ये अपोजिशन पार्टी को होता था, बट ये भी 2014 से वैसा नहीं हो रहा है। कई बार या तो पार्टी जो सपोर्ट कर रही है बाहर से या अंदर से पार्टी इन गवर्नमेंट उसी के मेंबर होते हैं। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि डिप्टी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिसाइडिंग। तो ये लॉजिकल भी है और ये एक्चुअल में यही होता है कि उसके पास जो भी स्पीकर के पावर है ना, वो डिप्टी स्पीकर एंजॉय करता है अगर वो प्रिसाइड कर रहा है, और उसके अगेंस्ट नॉर्मली अपील नहीं होता। तो ये एब्सोल्यूट टर्म में नहीं देखेंगे, ये रिलेटिव देखेंगे कि किस सेंस में ये लिखा जा रहा है। अदरवाइज हर एक एक्शन जो इवन एग्जीक्यूटिव का भी, नॉर्मली एग्जीक्यूटिव जो भी पार्लियामेंट में चल रहा है ना, वो कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी लीगलिटी अगर वो प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया जा रहा है, मान लीजिए कोई बिल थी जो मनी बिल नहीं था लेकिन वो उसको मनी बिल डिक्लेयर कर दिया गया, तो उस पर हमेशा जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पे लिमिटेड सेंस में देखना है कि अच्छा उसका जो नॉर्मल ये डिप्टी स्पीकर एज ए स्पीकर जो डिसीजन ले रहा है, उसको अगर बाद में स्पीकर आ रहा है तो ये नहीं कि स्पीकर से हम चैलेंज कर सकते हैं, या जुडिशरी में सीधे जाके हम नहीं चैलेंज कर सकते हैं कि अच्छा डिप्टी स्पीकर ने ये डिसीजन लिया। अगर उसका लीगल कुछ ग्राउंड है तो मे भी चैलेंज किया जा सकता है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही हो गया। फोर्थ ऑप्शन में है कि वेल स्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है कि अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर इज इसका डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट का मोशन है वो मूव किया जाता है स्पीकर द्वारा। तो ये स्पीकर द्वारा नहीं मूव किया जाता है। नॉर्मली ये क्या होता था अभी तक 2014 तक
कि जो डिप्टी स्पीकर होता था वो अपोजिशन पार्टी का होता था। तो अपोजिशन का जो मेंबर है ना, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो एक अपना नाम प्रपोज करता था और उसको प्राइम मिनिस्टर या जो भी लीडर ऑफ हाउस है, जो गवर्नमेंट का बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो उसको सेकेंड कर देता था और वो इलेक्ट हो जाता था। तो इसलिए ये फोर्थ वाला गलत हो गया। तो इसमें 1 और 3 राइट ऑप्शन है ए। हम कर लिए है 30th क्वेश्चन, 30th ए। अब हम आते हैं 31st में। तो ये नॉर्मल करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। तो ये IMF जो है ना, उससे रिलेटेड है ये प्रोविज़न। उसके बाद अब हम केवल पॉलिटी का ही देखेंगे, इधर वाला क्वेश्चन नहीं देखेंगे। तो 65 पे सीधे जाते हैं, वहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 65 है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी कंसिडर द फॉलोइंग। तो एक्चुअली यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ये UN का लॉ है और एक कन्वेंशन है, और इसके सर्टेन प्रोविज़न है। तो उसी प्रोविज़न के स्पेसिफिक यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो कोस्टल स्टेट हैज़ द राइट, फर्स्ट ऑप्शन है कि कोस्टल स्टेट हैज़ राइट टू इस्टेब्लिश द ब्रेथ ऑफ इस टेरिटोरियल सी अप टू 12 नॉट एक्सीडिंग 12 नॉटिकल माइल। तो ये सही है। एक्चुअली मैक्सिमम जो टेरिटोरियल सी होता है ना, वो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल तक होता है। तो ये इसलिए ये 65 का ये सही हो गया। सेकेंड है कि शिप ऑफ ऑल स्टेट वेदर द कोस्टल आर लैंड लॉक इंजॉय द राइट टू इनोसेंट पैसेज। तो ये भी सही है। इनोसेंट पैसेज है कि अच्छा आप किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, ना कि मतलब थ्रेटनिंग एटीट्यूड लेके वो स्टेट मतलब वो टेरिटोरियल वाटर में जा रहे हैं। अगर केवल कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर हम जा रहे हैं और कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए उसको राइट टू इनोसेंट पैसेज हर एक शिप के लिए रहता है, उधर वो उसी स्टेट का हो या लैंडलॉक स्टेट का हो या किसी डिफरेंट स्टेट का हो। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सेल नॉट एक्सीड। तो एक्चुअली ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है। ये नॉर्मली 200 नॉटिकल माइल्स होता है बेस लाइन से, लेकिन कई जगह ये एक्सटेंड भी हो सकता है, कई जगह बहुत कम रहता है। तो इसलिए ये सही नहीं है। ये ऑप्शन इसमें सही हो गया। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग 74th नंबर क्वेश्चन। 74th नंबर में है कि बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो। ये भी इजी क्वेश्चन है। हम अपने को याद है कि विनोद राय को बैंक बोर्ड ब्यूरो का फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया था। तो चूंकि उनको फर्स्ट चेयरमैन बनाया गया था, तो उसी से ये कट गया कि अच्छा RBI का गवर्नर तो इसका चेयरमैन नहीं होता। और ये सही भी है। दूसरा ऑप्शन सही है। सिलेक्शन ये एक्चुअली इसीलिए बनाया गया था कि सिलेक्शन ऑफ दी हेड ऑफ दी जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, उसको ये सेलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है, अब ये देखिए वैसे भी ऑप्शन अगर देखेंगे ना, तो पहला कट गया और उसके बाद एटलीस्ट 2 सही होने वाले हैं, तो वैसे भी बी ऑप्शन सही हो जाते। थर्ड ऑप्शन है इसमें कि बैंक बोर्ड ब्यूरो है हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर इन दी डेवलपिंग स्ट्रेटजी इन कैपिटल रेजिंग। तो वो उसके सर्टेन चीज़ों को स्पेशली जो बैंक्स के हेल्थ है ना, स्पेशली इन टर्म ऑफ जो उसके कैपिटल फॉर्मेशन हैं और मतलब कैपिटल उनको रेज करना है, ये और सब चीज़ें, तो वहाँ पे एडवाइस दे सकता है। तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब आगे क्वेश्चन आता है 81 नंबर। 81, हाँ ये एक्चुअली पॉलिटी क्वेश्चन नहीं है, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है कि अच्छा जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 आया था, जिसमें डायरकी स्टेट प्रोविंसेस पे आ गए थे, तो उसमें कुछ रिजर्व लिस्ट थे और कुछ ट्रांसफर लिस्ट थे। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन से रिजर्व लिस्ट थे। तो अपने को पता है कि लोकल गवर्नमेंट ट्रांसफर में था, और ऑप्शन से आप देखेंगे तो इसमें से एक को केवल एलिमिनेट करना था। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एलिमिनेट हो जाएगा, और 3 जो ऑप्शन है वो सही हैं। और वैसे एकदम लॉजिकल भी है ये। तो जैसे आप 2 को हटाएंगे तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा 81 में। फिर अब आ जाते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91, तो यहाँ पर भी अच्छा ये भी हालांकि इजी क्वेश्चन नहीं है, बट गेस किया जा सकता है। तो इसमें है कि इंफॉर्मेशन ऑन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्लोजर रिट्रेंचमेंट एंड डिले ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स। तो ये एक्चुअली फैक्ट्री
वर्कर्स एम्प्लॉइंग द वर्कर्स, फैक्ट्री एम्प्लॉइंग द वर्कर। तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि अच्छा वर्कर्स के कंटेक्स में है, और ये एक तरह से इंडिकेशन देता है कि कितने मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के सेंस में क्या क्या चीज़ जा रहा है। तो ये लेबर ब्यूरो का एक्चुअली ये रिपोर्ट होता है, इसी नाम से ये रिपोर्ट है। अगर रिपोर्ट का हम नाम पूरा रिपोर्ट का नाम पढ़ें तो वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्लोजर, रिट्रेंचमेंट और ले ऑफ इन इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये इस नाम का ये रिपोर्ट निकालता रहता है एनुअली। तो ये वहीं से क्वेश्चन बनाया है। फिर से 92 में आ जाते हैं कि जो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, चूँकि नॉर्मली ये बेसिक बुक में नहीं रहता है, करंट अफेयर्स है। तो इसमें क्वेश्चन है कि अच्छा CCO इज़ द मेजर सोर्स ऑफ द कोल स्टैटिस्टिक इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन सही है एक्चुअली। इसके पास ये अपना रिपोर्ट एक तैयार कर रखता है जिसमें टोटल कहाँ पर कौन सा कोल है, कोल का टाइप क्या है, तो ये सब उसके पास रिकॉर्ड रहता है। उसके बाद दूसरा है कि इट मॉनिटर द प्रोग्रेस इन डेवलपमेंट इन द कैप्टिव कोल और लिग्नाइट ब्लॉक जो है ना, ये भी सही है। ये एक्चुअली इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से अगर हम जाएँ तो ज़्यादा इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अपने को ये दिख रहा है कि मैक्सिमम 3 ऑप्शन ही इसमें सही हो सकते हैं। अगर 4th ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ये रेगुलेशन से के कंटेक्स्ट में नहीं है, ये सीधे ये बोल रहा है कि इट इंश्योर द कोल माइनिंग कंपनीज डिलीवर द कोल टू द इंड यूज़र इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो ये सब उसका काम नहीं रहेगा ना, ये केवल कोल का डेवलपमेंट, कोल का जो मतलब सेफ्टी रिक्वायरमेंट है, और उसके अलावा किसको मतलब नोटिफाई किया गया, उसमें अगर कुछ लीगल चैलेंजेस आ रहा है या उस नोटिफिकेशन को कोई चैलेंज कर रहा है ऑन मतलब स्पेसिफिक ग्राउंड, तो ये सब को हेयर कर सकता है। तो ये ऑलरेडी इसके लिए अगर हम केवल एक लॉ से नहीं, डिफरेंट लॉ से ये पावर ड्राइव करता है, तो उसी पावर के सर्टेन ऑप्शंस यहाँ पे दे दिए गए हैं। अब 4th ऑप्शन इसमें गलत है, तो इसलिए इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। तो हम कर लिए 92 का ए। उसके बाद अच्छा हाँ 91 92 हो गया। अब आते हैं आगे, कौन सा क्वेश्चन है इसमें, 93 भी इसी से रिलेटेड है। तो उसके बाद हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अब बहुत लोग इस पर कन्फ्यूज होंगे। तो ये कह रहा है कि इफ़ ए पर्टिकुलर एरिया इज ब्रॉट अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट। तो एक्चुअली क्या है ना, 5th शेड्यूल से अगर हम बनाते हैं तो जैसे ही 5th शेड्यूल डिक्लेयर किया जाता है तो ये मैंडेटरी हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट को कि लॉ बनाए, और उस लॉ के थ्रू वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाए, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। तो ये एक तरह से ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल क्या हो जाएगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भूमिका निभाने लगता है। तो इसलिए इसमें राइट ऑप्शन बी है, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। और उसके अलावा ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल रिकमेंड कर सकता है गवर्नर को कि गवर्नर ऐसा लॉ बना दे, मतलब रेगुलेशन बना दे कि जिसमें ये रिस्ट्रिक्ट कर दे कि ट्रांसफ़र ऑफ लैंड फ्रॉम ट्राइबल पीपल से नॉन ट्राइबल या ट्राइबल टू ट्राइबल, ये सब रिस्ट्रिक्शन या इवन प्रोहिबिशन का लॉ बनाया जा सकता है। लेकिन ये कॉन्सिक्वेंसेस है, ये नेक्स्ट लेवल का पार्ट हो रही है। तो डायरेक्ट अगर इसमें इसमें 3rd और 4th ऑप्शन पढ़ेंगे तो ये तो ऐसे दिखेगा कि ये गलत है। तो ए और बी में इसमें डाउट हो सकता था, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसमें बी है, जो केवल नोटिफिकेशन से इंश्योर हो जाता है कि इसको बनाना ही है, और उसके बाद इसको पावर दे देता है ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास ये पावर है कि एडवाइस करे गवर्नर को, और गवर्नर ऐसा रेगुलेशन बना दे कि लैंड ट्रांसफ़र न हो। तो ये ऑप्शन है उसके पास में, वो उसके बाद वो मे भी ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल उसका वैसा रिकमेंड ना करे कि अच्छा लैंड ट्रांसफ़र का, मतलब अगर वो ट्रांसफ़र करना चाहे तो ट्रांसफ़र हो सकता है। ये नहीं कि अच्छा ये डिक्लेयर हुआ तो तुरंत ही ये बंद हो गया कि लैंड ट्रांसफ़र मतलब नहीं होगा, तो ऐसा कोई उसमें मैंडेटरी प्रोविज़न नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और बी सही हो जाएगा। अब 94th पे आते हैं। 94th में है, नहीं ये पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। 95 वाला पॉलिटी से रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है इसके थ्रू कौन सी बॉडी बनाई जाती है। तो एक्चुअली कुछ यहाँ पे अपने इंडिया में कुछ लॉ हैं जिसको
क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला लॉ बोला जाता है, जिसमें से ये एक वैसा ही लॉ है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ। इसके थ्रू बहुत से बॉडी बनाई गई हैं। तो अगर हम उसमें से कुछ बॉडी का नाम लें तो कोस्टल रेगुलेशन जोन ये इसी के थ्रू बनता है। इकोनॉमिक ये इको सेंसिटिव जोन ये इसी के थ्रू बनता है। या अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है वो भी इसी के थ्रू बनता है। और इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी जो अपना दिल्ली के एरिया के लिए था वो भी इसी से बन रहा था। उसके अलावा अपना जो NCRG है, नेशनल काउंसिल फॉर रिवर गंगा जो है ना, यह भी इसी से बना हुआ है। और इसी से है अपना ये थर्ड ऑप्शन सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, यह भी इसी से बना हुआ है। तो इसमें राइट ऑप्शन C हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 99 जो पॉलिटी से है। तो अब ये भी पॉलिटी से वैसे नहीं है। टी बोर्ड के बारे में बात करता है, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये सही है। दूसरा ऑप्शन है कि स्टैट्यूटरी बॉडी अटैच टू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, तो ये गलत है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से अटैच्ड है, तो इसलिए ये गलत हो गया। और इसके बाद टी बोर्ड हेड ऑफिस इन बेंगलोर, तो ये भी गलत है क्योंकि ये कोलकाता में है। ठीक है। उसके बाद बोर्ड हैज़ द ओवरसी ऑफिस एट दी, अगर ऑप्शन हम देखें 2 ऑप्शन ऑलरेडी हम गलत कर दिए, तो उसके बाद 1 और 4 वैसे ही सही हो जाएगा। और अगर डिटेल अगर आपको पता है तो सही है, अगर नहीं भी पता है तो ऑप्शन पे पहुंच गए, तो ये 4th नंबर सही है क्योंकि दुबई और मॉस्को में इसके ओवरसी ऑफिस हैं। अब आते हैं 100 पे। ये ग्रीन वॉशिंग का मीनिंग क्या होता है उसको पूछ रहा है, तो इसमें A ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन है कि कन्विंग द फॉल्स इंप्रेशन दैट ए कंपनी प्रोड्यूसेस इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड प्रोडक्ट्स, बट वो रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये हो गया। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।